हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे जो हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे थे, इसमें हम लोग अब तक 3 एपिसोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा एपिसोड है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखने वाले हैं, जो कि आपसे लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार जो पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स है, उन्हीं को हम बस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे और थोड़ा उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने को तो आपको कई जगह पे मिल जाएगा, बस हमको ये देखना है कि इनको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जब संविधान बनाया गया था, जब इसकी रचना हुई थी, तो इस टाइम पे मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। ये टोटल थे 395। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। इसको आपको याद रखना है। बेसिक सी बात कि जब संविधान की रचना हुई थी, जब इसका क्रिएशन हुआ था, तो उस टाइम पे मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। कितने इसके भाग थे? 22 भाग थे। ठीक है, 22 भाग, ये आपको याद रखना है कि 22 भाग थे संविधान के। कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपको याद रखना है इसके बाद कि 8 अनुसूचियाँ थी। अब यहाँ पे अब बात करा जाए कि एट प्रेजेंट टाइम पे कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं। टोटल आर्टिकल की संख्या अगर हम बात करें तो ये 470 हो चुकी है। ठीक है, इन्हीं सबको संशोधित कर करके इसमें किसी किसी आर्टिकल में ए बी ऐसे पार्ट कर करके इसको अब करते करते ये 470 पे पहुंच गया है। ठीक है, वहीं पे जो भाग है ये कितने पहुंच गया है? 25। ठीक है, तो अब टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और वहीं पे कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? तो मैंने संविधान संशोधन में आपको बताया है, जो पिछला वाला वीडियो था, कि यहाँ पे अब टोटल 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। ये आपको याद रखना है कि कितनी अनुसूचियाँ हैं इस टाइम पे। 12 अनुसूचियाँ हैं, राइट। और ये मैंने बताया था 9वां कब जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन में, 10वां 52 में, ऐसे करके बताया था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ से। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आपको 25 भाग हैं, उसमें से पहला भाग आपका जो है ये आपका आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र। पहला भाग आपका है संघ और उसका क्षेत्र। अब इसमें आपको कौन कौन सा आर्टिकल मेनली आपको याद रखना है। तो पहला जैसे हो गया, ये कभी कभी पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको तीसरा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। ठीक है, और आर्टिकल 2 भी इससे मिलता जुलता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू याद कर लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, याद तो पढ़ तो लोगे ही, लेकिन याद भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक डैश होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये आपका एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। और आर्टिकल 1 में कहा गया कि इंडिया को ही हम भारत बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया, अभी विपक्ष ने अपने पार्टी का क्या नाम रखा है? इंडिया। ठीक है, IN ऐसे करके DIA। यहाँ पे इस पर काफ़ी थोड़ा सा विवाद मतलब उठा था, इंडिया करके। तो इसको संविधान भी मतलब विपक्ष वाले दिखा रहे थे, देखिए लिखा है इंडिया यानी भारत, तो आप नाम चेंज करो भारत या इंडिया, हम तो इंडिया ही रहेंगे, ऐसा कुछ करके। इंडिया यानी भारत। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजों का नाम हो गया इंडिया, आप मत बोलिए। इंडिया का मतलब ही हो गया कि भारत ये एक क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1 में हमसे बताया गया। तो ये पहला आर्टिकल हुआ। ठीक है, कि ये राज्यों का संघ होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपसे कुछ भी ना बोले कि बाहरी क्षेत्रों से आए हुए, बाहरी देशों से, या फिर भारत के अंदर ही, तो आप डिफॉल्ट कंडीशन में मान के चलिएगा कि भारत के अंदर की बात कर रही है। ठीक है, जब भारत के अंदर का बात होगा कि किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है, जैसे कि 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बनाया गया था, तो ये भारत में ही हुआ था। ठीक है, एक नए राज्य का गठन हुआ था। आर्टिकल नंबर ये किस में होता है? 3 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 के तहत आप ऐसा कर सकते हो। तीसरा आर्टिकल इसमें करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पे इससे मिलता जुलता है आर्टिकल नंबर 2, कि ये भी यही बात कहता है कि इसमें भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि आर्टिकल नंबर 2 में किसी बाहरी देश से आप भारत में किसी नए राज्य को मिला सकते हो, लेकिन आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि भारत के अंदर ही आप किसी नए राज्य के, और जैसे नया राज्य बना सकते हो, जैसे कोई राज्य है उसको तोड़ने का मतलब कि उसका जो भी सीमा है, ठीक है, उसका जो भी लिमिट है उसको आप क्या कर सकते हो? उसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके नामों में परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो नाम हो गया, उसका क्षेत्र का आकार हो गया, ठीक है, डिजाइन हो गया, स्वरूप हो गया, ये सब चेंज कर सकते हो। ये सब आर्टिकल नंबर 3 में कर सकते हो, जो कि भारत के अंदर ही आप करोगे। ठीक है, मतलब इसको आप क्या करोगे? भारत के अंदर ही करोगे। जबकि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 2 में किसी बाहर से, मतलब जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया 36वां संविधान संशोधन 36, मैंने आपको याद कराया था 6 करके, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम को क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया था आर्टिकल नंबर 2 के तहत। ठीक है, पहले पुर्तगाल का हिस्सा था। तो बाहरी अगर देश से आप भारत में मिलाते हो तो ये आर्टिकल नंबर 2 में, और भारत में ही किसी नए राज्य का गठन करते हो तो आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा आर्टिकल नंबर 2 और 3 दोनों। अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब देखिए अगला आपका आता है भाग 2।
अब एक से 4 तक हमने भाग 1 देखा था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 से 11, ठीक है, 5 से 11। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग और इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको मेनली आपको ध्यान देना है आर्टिकल नंबर 5 हो गया, 5 से स्टार्टिंग हो रही तो 5, और आर्टिकल नंबर 11। तो 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 5 में आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान बताया गया, ठीक है। सो ये आर्टिकल नंबर 5 हो जाता है। और आर्टिकल नंबर 11 में संसद को नागरिकता अधिकार पे कानून बनाने का इस पे प्रावधान है, ठीक है, कि संसद क्या कर सकती है, नागरिकता पे कानून बना सकती है। सो ये आर्टिकल नंबर 11 हो गया, ठीक है। तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है, यही दोनों आपको याद रखना है। तो चलिए फिर इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं और ये आपको फिर याद हो जाएगा, ठीक है। सो जब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के आरंभ में नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके बताता है। सो ये अभी हमने देखा कि संविधान के आरंभ में नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके कौन बताता है, तो आर्टिकल नंबर 5 हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए नागरिकता, जैसे भाग जो आपका 2 है नागरिकता, इसको कैसे लोग याद करते हैं, नाग पंचमी करके, ठीक है, नाग पंचमी, मतलब कि नाग से नागरिकता, पंचमी से 5वां आर्टिकल, ठीक है। सो नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 5। ऐसे भी याद करते हैं नाग पंचमी मतलब 5 से लेकर के आपका कहाँ तक, 11 तक, ये आपका क्या है, नागरिकता है। और ये 5वें में इसके आरंभ में ही नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके बताता है। आर्टिकल नंबर 5 हो गया, ये आपको याद करना है। और 11वां आपका जो आर्टिकल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई, तो अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 11, ठीक है। तो अनुच्छेद 11 जो है इसमें संसद को ये अधिकार दिया गया कि आप नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हो, ठीक है। सो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई संसद को, ये आपका है आर्टिकल नंबर 11 में। तो ये आपको एक याद रखना है, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा, भाग 1 हमने देखा, ठीक है। भाग 1 देखा जो कि कहाँ से कहाँ तक था, 1 से 4 तक था। उसमें भी हमने देखा आर्टिकल 1 कि भारत, इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कि नए राज्यों का गठन हो सकता है, ठीक है, नए राज्यों का गठन हो सकता है, नए राज्यों का गठन। तो आर्टिकल नंबर 2 में बाहर से किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या था कि इंडिया के अंदर ही किसी क्षेत्र के सीमा, उसके नाम में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन करा जा सकता है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल नंबर 5 की नागरिकता के, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 क्या देखा कि आरंभ में ही नागरिकता के प्रावधानों को एक एक करके ये बताता है। और आर्टिकल नंबर 11 में हमने देखा कि संसद को यह शक्ति दी गई कि आप नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बना सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 11 हो गया। तो आई होप कि इतना आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो अगला आपका है भाग 3, ठीक है। ये क्या है आपका भाग 3, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका है 12 से 35 तक, 12 से 35 आर्टिकल तक आपका भाग 3 आएगा। और इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, तो इसमें आपका आएगा मौलिक अधिकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें भी अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या अधिकार हैं, और ये भी कई भाग में बटा हुआ है, ठीक है। तो 6 भाग में ये बटा हुआ है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला जैसे कि आपका समानता का अधिकार, ठीक है। आपको समानता का अधिकार मतलब अगर आपको मतलब भारतीय जो जनता है इसको अपना विकास करना है तो इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इनके विकास के लिए इनको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक समानता, ठीक है, इसका अधिकार मिलना चाहिए, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब किसी भी नागरिक के लिए, उसके विकास के लिए ये सब जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मौलिक अधिकार को रखा गया भाग 3 में 12 से 35 तक, जिसमें समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 में, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। कभी कभी यही पूछ लेता है कि कहाँ से कहाँ तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक समानता का अधिकार 25 से 28 तक, ऐसे ही संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। और इसमें भी ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको आपको सबको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए आपका समानता का अधिकार है। अब समानता का जो अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, तो देखिए 14 में क्या होता है, पहले आर्टिकल नंबर जो 14 है, अनुच्छेद 14, इसमें है विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, ठीक है, भले ही राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून क्या है, समान है। अब वो बात अलग है कि राष्ट्रपति को अगर आप सजा दे देते हो तो वो खुद से अपने आप को माफ़ कर लेता है, ठीक है। आगे के आर्टिकल में आएगा ये कि राष्ट्रपति को ये मतलब शक्ति दी गई है कि वो किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, तो ये बात अलग है। लेकिन जब वो पद से हटेगा फिर वो कैसे माफ़ करेगा, ठीक है, फिर से उस पर जो भी कानून है उसको लगा करके उसको सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। तो ये संविधान में बनाया गया है। तो विधि के समक्ष समानता
कानून सबके लिए एक है, ये आर्टिकल नंबर 14 में बताया गया। 15 में बताया गया कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए आर्टिकल नंबर 15, क्योंकि इस पर तो मूवी भी आई है और ये सबको पता होना चाहिए कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान, ठीक है, इन सब के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप इस जाति के हो तो आपको इस चीज़ में ये नहीं मिलेगा, इसमें पूजा नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं जाने दिया जाएगा कि आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, ठीक है। सो ये आर्टिकल नंबर 15 हो जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 16 आता है, सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सो आपको सिंपली याद रखना है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपको बस याद रखना है। हालांकि इसमें भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई ऐसा वर्ग है जो काफ़ी पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करना भी इसमें है, ठीक है। सो बस आप इतना याद रखिए कि सरकारी नौकरियों में अवसर की भी समानता होनी चाहिए, हर जगह समानता यहाँ पे, ठीक है। सो अभी आप हम लोग देख रहे हैं 14 से 18 में समानता का अधिकार, तो सरकारी नौकरियों में भी क्या होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी वर्ग छूट ना जाए, ठीक है। अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 17, इसमें आपका हो जाता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर किसी जाति में पैदा हुआ है तो उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि आप इस जाति में पैदा हुए हो तो मैं आपका छुआ हुआ खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है, नहीं होता है अक्सर करके। मतलब अब तो शहरों से धीरे धीरे ये जा रहा है, लेकिन अभी भी गाँवों में है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी ऐसा है कि जैसे कहीं पे मजदूर आते हैं उनके घर पे काम करने, तो होता है कि भैया आप हमारे बाल्टी का, आप हमारे बर्तन को न छुए, ठीक है, हम ऊपर से पानी गिरा रहे हैं, आप पी लीजिए। तो ये छुआछूत का अंत होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गैर संवैधानिक है, इस पर सज़ा का भी प्रावधान है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 18, इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सो जैसे बहुत सारे उपाधि हो गए, अब यहाँ पे भले ही वो ब्रिटिश सरकार का हो गया चाहे भारत में हो गया, कोई अपने आप को कह रहा है कि मैं महाराज हूँ, मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ का महाराज हूँ, मैं यहाँ का नाइटहुड हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ। तो ये सब जो उपाधियाँ थी इनका अंत कर दिया गया। कोई विदेश से भी कोई अगर उपाधि पा के आ रहा है तो उसको भी अंत कर दिया जाए, ठीक है, मतलब उपाधि किसी को ना दिया जाए। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, ठीक है। शिक्षा में जैसे कोई अपने आप को प्रोफेसर लगाता है, कोई अपने आप को डॉक्टर लगाता है, कोई अपने आप को इंजीनियर लगाता है, तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो क्योंकि ये तो इनका प्रोफेशन है और ये इन्होंने कमाया है, ठीक है। सो ये आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब जो तानाशाही टाइप से उपाधियाँ हैं ये सब आप नहीं लगा सकते हो। और वहीं रक्षा में जैसे आपका मतलब कि ब्रिगेडियर हो गया, ठीक है, कोई कर्नल हो गया, ऐसे करके जो उपाधियाँ हैं SP DSP ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप उपाधि नहीं लगा सकते हो जिसमें तानाशाही झलकती हो कि मैं ही यहाँ पे सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही यहाँ पे सब कुछ हूँ। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 18। तो अब आप इसको सिंपली याद कर सकते हो आराम से, ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या हुआ, कानून सबके लिए एक है। 15 में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे। फिर 16वां में आपका हो जाता है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। फिर 17 में हो जाता है कि छुआछूत का अंत हो। 18 में हो जाता है आपका कि उपाधियों का अंत हो, ठीक है। सो अब इसी को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू एकदम ओके कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो जब भी आए कानूनों की समानता की बात करें, ठीक है, कानूनों की समानता या विधि के समक्ष समानता, तो अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे 12 से देखिए 35 तक आ रहा था, ठीक है, तो 12 और 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने नहीं कराया। बाकी यहाँ पे 14 से इंपॉर्टेंट है, तो 14 में आपका आ गया कि कानून सबके लिए एक है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, तो आर्टिकल नंबर 14 हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, सबको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, इस पर तो मूवी भी आ चुकी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये तो सबको पता ही होगा। अब अगला हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो जब अब रोजगार की बात आ गई तो हमने देखा 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म जाति के आधार पर, अब यहाँ पे 16 में क्या आ जाएगा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए रोजगार के क्षेत्र में, ठीक है, रोजगार के क्षेत्र में। सो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16 है, ठीक है, 16 हो गया। ऐसे मतलब लाइन से अगर आप याद किए होगे तो एग्जाम में स्ट्राइक करेगा कि 14 क्या था, 15 क्या था, 16 सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, रोजगार के क्षेत्र में। अब उसके बाद आ जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है, ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है, कि नहीं 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 आप मेरे बर्तन में पानी मत पीजिए, आप इस जाति के हो, उस जाति के हो, ठीक है। तो ये छुआछूत का जो चीज़ है उसका अंत होना चाहिए। अब लेकिन अब ये सब चीज़ें बीमारियों में देखिए लागू नहीं होता, जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है, तो अब कोरोना में ऐसा कहिए कि नहीं अगर नहीं छुओगे तो मैं जाकर के शिकायत कर दूंगा, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, बीमारियों में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो छुआछूत का मतलब कि सिंपली आप जैसे जाति, धर्म, ऐसे विशेष करके इन सब चीज़ों से आप इनको कंपेयर करिए कि इसमें छुआछूत नहीं चलना चाहिए। तो अभी हमने 16 तक देखा था सरकारी नौकरी, तो 17वां आपका क्या हो गया, छुआछूत वाला, ठीक है, कि छुआछूत का अंत होना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 17 हो गया।
अब आगे अगर हम बढ़ जाएं कि पदवी उपाधि का उन्मूलन, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है। सो अभी हमने देखा उपाधियों का अंत, कोई अपने आप को महाराज नहीं कहेगा, कोई अपने आप को नाइटहुड नहीं कहेगा, कोई अपने आप को तानाशाह संबंधी उपाधि नहीं देगा। सो अभी तक हमने 17 देखा, तो ये 18वां हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 18वें में बताया गया उपाधियों का अंत, ठीक है। लेकिन ये शिक्षा और सैन्य, ठीक है, मतलब कि रक्षा वाला, ठीक है, रक्षा हो गया आपका और शिक्षा, इन सबको छोड़कर इसमें उपाधियां लग सकती हैं कि कौन क्या है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कौन क्या है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, ये सब चीज़ें, एसपी डीएसपी, ये सब चीज़ें लगाई जा सकती हैं। लेकिन अदर उपाधि आप नहीं लगा सकते। और विदेशों से कोई सम्मान यदि आपको प्राप्त है तो वो भी उपाधि लेकर के आप नहीं घूम सकते हो। इवन भारत रत्न मिला है आपको, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपको मिली है आप ऐसा नहीं लगा सकते कि भारत रत्न अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा दीजिए, ऐसा भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आपका है 18, आर्टिकल नंबर 18 में। तो आई होप कि ये इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है, कि आपका 14 से लेकर के 15, 16, 17, 18, ठीक है, यहीं पे याद कर लीजिए, कहीं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे, 16 में सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है, कि सबको रोजगार के लिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए। 17 में आपका हो जाएगा कि अस्पृश्यता, ठीक है, मतलब छुआछूत का अंत हो जाना चाहिए, कि आपके बर्तन में हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा वैसा ये सब नहीं होना चाहिए। फिर 18 में आपका हो जाता है कि उपाधि का अंत हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, राइट। तो यहाँ तक समानता का अधिकार जब हमने कर लिया, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, 14 से 18 तक आई होप कि आपको याद हो गया होगा। 19 से 22 तक में आपको जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है पहला ही आर्टिकल नंबर 19, इसमें आपको बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है। तो अगर आर्टिकल नंबर 19 पूछे तो ये क्या है, आपका बोलने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछने की भी इसमें आप ऐड कर सकते हो कि इसमें बोलने और पूछने दोनों की आपको स्वतंत्रता है इसमें। अब ये जो यहाँ पे मैंने इतना जो दिखा रखा है 19 A B C D E F नहीं है, F को हटा दिया गया है, ठीक है, G आपका, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है, उससे अगर आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर नहीं होना पे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है। और A B C D यहाँ पे हिंदी में है चूँकि, इसलिए आप इसको क ख ग घ ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। ग मतलब A B C D याद कर लो, ये तो आप अपने से बना लोगे। A का मतलब क, B का मतलब ख, फिर ग, फिर घ, ठीक है, फिर अंग, फिर देखिए च नहीं है, F नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा छ, ठीक है, च के बाद छ आ जाएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे कैसे याद करते हैं, देखिए आप एग्जांपल लीजिए, जो SSC GD के स्टूडेंट थे, काफ़ी दिनों से इसका मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आप ही स्टूडेंट हो, आपके स्टूडेंट लाइन पे कोई प्रॉब्लम होती है सरकार के खिलाफ, तो आप क्या करोगे, पहले बोलोगे, ठीक है। सो आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप सरकार से मतलब अपनी मांग को रखवाने के लिए बोलोगे, ठीक है। सो SSC GD के स्टूडेंट पहले क्या किए, बोले, तो उनको बोलने की स्वतंत्रता थी। अब उनकी कोई बात सुना ही नहीं, अब अगर आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, फिर इकट्ठा होगे। तो SSC GD के जो स्टूडेंट थे वो क्या किए, फिर इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, ठीक है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है आपको B में, ठीक है। A में आपने बोला, कोई नहीं सुना, B में आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो गए। शर्त यह है कि आप बिना हथियारों के इकट्ठा हो गए, ठीक है। अगर हथियार लेकर के इकट्ठा हुए तो मार के भगा दिए जाओगे, वहीं पर धरना प्रदर्शन आपका खत्म सब कुछ, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। सो पहले आप बोले, कोई नहीं सुना, शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, कोई नहीं सुना, फिर भी अब आप क्या किए, आप एक संगठन संघ समूह बनाए, ठीक है। संगठन संघ समूह बनाए कि अब तो कोई सुने, मतलब ऐसे इकट्ठा हुए थे, कोई नाम ही नहीं था आपका कि क्या इकट्ठा हुए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सो आपने एक संगठन बनाया कि हमारे संगठन का ये नाम रहेगा, हमारे समूह का ये नाम रहेगा, संघ का हमारे ये नाम रहेगा, तब तो कोई सुनेगा। तो आपने एक संगठन संघ समूह बनाया, तो ये बनाने की आपको स्वतंत्रता है। ये आपका आर्टिकल 19 C में हो गया, ठीक है, ग में हो गया। अब भी कोई नहीं सुन रहा है आपका बात, तो अब आप क्या करोगे, देखिए SSC GD के स्टूडेंट कितना चले थे, कहाँ कहाँ नहीं गए, मतलब कि पैदल चल करके। तो देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो कि आगे अब 19D में क्या होगा कि आपको देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। सो यहाँ पे आप संघ समूह बनाने के बाद भी कोई बात नहीं सुना तो आप देश में कहीं भी आ जा करके आप अपनी बात को मनवा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका आर्टिकल 19D में। अब यहाँ पे जब आप कहीं पे आ जा रहे हो, ठीक है, देश में कहीं भी विभिन्न जगहों पे जाकर के आप प्रदर्शन करने लगे, सो वहाँ पे अब आपको क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो अब आपको रहने के लिए भी तो जगह चाहिए कि आप कहाँ पे रहोगे। सो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है, ठीक है, 19E में, ठीक है। अब F देखिए नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आप अपना धरना प्रदर्शन जब कर रहे थे, अंधेरा हो गया, तो आपको रहने की स्वतंत्रता है, कहीं भी देश में आप वहाँ रह सकते हो। E में फिर F नहीं है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क ख ग घ से भी इसको रिलेट करिएगा। अंगा के बाद च नहीं है, आपको आ जाना है फिर G में, ठीक है, छ में। तो अब जैसे कि आप वहाँ पे रहने लगे, तो अब वहाँ पे आपको रह तो रहे हो, अब आपको खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, आपके जीविका के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकते हो, आजीविका का साधन आप रख सकते हो, ठीक है। सो देश के किसी भी हिस्से में आप व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको है। ये आपका हो गया 19G में, ठीक है, मतलब वहाँ पे आप रह सकते हो, रहने के साथ साथ आप वहाँ पे व्यापार भी कर सकते हो अपनी आजीविका के लिए। ये आपका अंतिम वाले में आ गया, 6 में आ गया, ठीक है। जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब तक तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे स्पेशल केस हो जाता था, ठीक है।
कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हो, ठीक है। अब तो इसको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ये आपका रहा आर्टिकल नंबर 19। इसको इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो ABCD आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सो बस चलिए अब इस पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये एकदम कंप्लीट हो जाए। सो अब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई। तो अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 19, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) घ से संबंधित है। तो घ का मतलब आप ऐसे कर लीजिएगा ABCD, अगर इंग्लिश में रहे तो ये, तो अदरवाइज आपका करना क्या है क ख ग घ। देखिए अब कैसे निकाल लेते हैं हम लोग। पहले कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग बोले, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। फिर कोई नहीं सुना तो हम लोग इकट्ठा हुए बिना हथियारों के, ख में आ गए, ठीक है, B में आ गए। तब भी कोई नहीं सुना तो हमने संघ बनाया, समूह बनाया, संगठन बनाया, उसका नाम दिया, तो ये आपका आ गया ग में, C में। अभी कोई नहीं सुना तो हमने क्या किया, अब घूम घूम कर, ठीक है, हमने अपना प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई कोई तो बात हमारी सुने। सो ये घ में आ गया, ठीक है। तो आने जाने की स्वतंत्रता इसमें आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, ये मिलता है हमको 19(1) के घ में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए कितना मतलब आसान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। सो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर है, जीवन जीने की अगर बात आए, सो मैं जीऊँ या मरूँ आपसे क्या मतलब है, तो ये आता है आपका 21 में, ठीक है। सो 21 में आपको ध्यान देना है, आर्टिकल नंबर 21 में आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। व्यक्तिगत का मतलब पर्टिकुलर अपने आप को। सो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 21 में आपका रहा है अनुच्छेद 21 में। सो 21 से आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है, 21। सो अगर किस करना होता है, मात्र एक अगर आपको किस करना है तो उसमें भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती हो, आपको जगह ढूंढना पड़ता है कि यार कहाँ पे किस करें, लोग देख रहे हैं या फिर ऐसे वैसे। तो ठीक है, उसी से रिलेट करके आप याद कर लेते हो कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ कहीं भी किस करने के लिए। सो इससे रिलेट करके मतलब बच्चे से एक याद करने के लिए, आप इसका गलत अर्थ ना लगाएं। सो ये आपका हो जाएगा 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, सो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मीन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सो ये किससे संबंधित है, सो ये आपका है आर्टिकल नंबर 21A से, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 क से। सो आपका जो आर्टिकल नंबर 19 है और 21A, तो जो समानता के बाद हम लोग स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में, सो इसमें आपका 19 और 21A यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो 21A में आपसे कहा जाता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये कौन से संविधान संशोधन में था, 86वां संविधान संशोधन, याद करिए। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 8 + 6 14, तो इससे आप याद रखोगे कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 20वां कि अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21वां अभी मैंने आपको बताया 21 कब कर सकते हो, मतलब नहीं आपको स्वतंत्रता मिलती है तो स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 21 में आ जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। बाकी 22 आर्टिकल नंबर 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब कि अगर आपको कोई अरेस्ट करने आता है तो उसमें क्या होता है कि आपको कारण जानने का अधिकार है, ठीक है। पहला तो आपका हो गया कि कारण जानने का अधिकार है, दूसरा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, जिसमें आने जाने का समय इंक्लूड नहीं रहता है। बाकी तीसरा कारण अगर हम लोग जाने तो ये होता है कि आप अपने हिसाब से, ठीक है, कोई भी, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी वकील हायर कर सकते हो और उसकी सलाह ले सकते हो। सो ये आपके हो गए गिरफ्तारी, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। सो ये आपका 19वां और 21वां आपको याद रखना चाहिए, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, सो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। सो अभी हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक था, ठीक है, 19 से 22 तक। अब हम लोग देख रहे हैं 23 से 24, ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। सो अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपका क्या अधिकार है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। सो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 23। सो आर्टिकल नंबर 23 और 24 को आपको एक साथ याद करना है, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, तो ये है आपका 14 वर्ष, ठीक है। सो ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 24। सो देखिए आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 23 है और आर्टिकल आपका 24 है, इसको कैसे याद करना है आपको, तो देखिए 23 मतलब एक तो ये हो गया कि 23-24 ये आपका शोषण के विरुद्ध है, तो 23 में किसी भी उम्र का हो सकता है, ठीक है, उसको आप जबरन आप उससे काम नहीं ले सकते हो, ठीक है। 23 में ये कहा गया है, ठीक है, वो किसी भी उम्र का हो सकता है। सो एक तो हो गया मानव तस्करी और किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो उसको आप जबरन उससे काम नहीं ले सकते हो, ये 23 में बोला गया। लेकिन वहीं पे अगर एज लिमिट कर दिया जाए कि 14 वर्ष तक के बच्चों से आप 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित आप नहीं कर सकते हो, तो ये आपका जाता है 24 में। 24 में देखिए 14 में दोनों में 4-4 है, बस इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। मतलब इसमें अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो कि कौन 23 में कौन 24 में, तो 24 का मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करने दे सकते, ये आपका है 24 में। और 23 में है कि मानव तस्करी और जो भी आपका श्रम है, ठीक है, जो भी यहाँ पे
हमने देखा अभी क्या देखा, मानव तस्करी और जबरन कोई भी आप श्रम नहीं करवा सकते किसी से, तो ये आपका है आर्टिकल नंबर 23 में। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, सो बस इसमें आप इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो है ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। बस ये 25 से 28 तक है, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। 25 से 28 तक क्या है आपका यहाँ पे कि धार्मिक समानता का अधिकार है, ठीक है। ये भी आपका एक मौलिक अधिकार ही है। सो 25 से 28 तक आपका हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे हम लोग अगर देख लें तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था। तो वैसे भी 44वां जो संविधान संशोधन है ये हटाने के मामले में आगे था, 42वां जोड़ने के मामले में आगे था, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से ये जो आर्टिकल नंबर 31 है इसको हटा लिया गया, ठीक है। सो यहाँ पे बस इतना आपको याद रखना है, जो आर्टिकल नंबर 31 है इसको हटा लिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 32 कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश में प्रदान किया गया है। सो ये आपका रहा छठवां जो मौलिक अधिकार है, छठवां मौलिक अधिकार कि इसमें आपका क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपका है आर्टिकल नंबर 32। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जब आर्टिकल बनाया, मतलब ये सब जब क्रिएट करा जा रहा था, तो जब मौलिक अधिकारों को इसमें दिया गया, ठीक है, जब मौलिक अधिकारों को जब आपको दिया गया इतने सारे मौलिक अधिकारों को, तो फिर जब देखा गया कि अगर इनका हनन होने लगेगा, ठीक है, कोई जब इनको सुनेगा ही नहीं और अगर इस पर भी लगेगा कानून बनने, ऐसे वैसे कुछ होने लगेगा, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो फिर संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सो उस कंडीशन में आर्टिकल 32 बनाया गया कि इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सिर्फ सीधे फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा करके आप इसमें याचिका दायर कर सकते हो। सो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी वजह से ये जो आर्टिकल 32 है इसको जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। संविधान की अगर आत्मा पूछे किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है, 32 को। ये आप याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 32 को। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि भाई इसको अगर इसके बिना जो संविधान है वो अर्थहीन है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, फिर मौलिक अधिकार देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब यदि हम लोग आगे बढ़ जाएं तो आगे जो हमारा है भाग 4, ठीक है, भाग 3 तक हमने देखा। अब भाग 4 जो हमारा है नीति निर्देशक तत्व, इसमें जो हमारा है आर्टिकल 36 से लेके, और यहाँ पे गलत है, ठीक है, 51 तक आता है, ठीक है, 36 से लेकर के यहाँ पे 51 तक आता है, इसको आप सही कर लीजिए। सो नीति निर्देशक तत्व दैट मीन्स DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो आपका है ये नीति निर्देशक तत्व, ये आपका भाग 4 में आता है। इसमें कितने होते हैं? 36 से 51, ठीक है, 36 से 51, और इसमें भी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट जो हमारा इसमें है आर्टिकल नंबर 40 और आर्टिकल नंबर 51। अब जो आर्टिकल नंबर 40 है अनुच्छेद 40, इसमें होता है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सो ये कई जगह पे पूछा है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा, ये जरूर आपसे पूछता है। जो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है इसमें, और 51वां जो है ये इक्का दुक्का कहीं कहीं पे देखने को मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 51 में है, ठीक है। सो बस इसमें आपका जो चौथा भाग है बस दो ही आप इसमें याद रखिए, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 51, ठीक है। बस एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है। सो जब भी पंचायती राज आपका आए तो आपको क्या टिक करना है? आर्टिकल नंबर 40। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 51वां में हमने बताया आपके पार्ट 4 में कि जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, तो बस दो ही आप याद रखिए, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं तो आ जाता है आपका भाग 4A 51A, आर्टिकल नंबर 51A याद करिए। 42वां संविधान संशोधन जो मैंने आपको पिछले वाले में लेक्चर में बताया कि इसमें सब कुछ जोड़ा गया था, 44वें में सब कुछ घटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था। सो यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्यों को, कुछ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, केवल आर्टिकल 51A ही इसमें है। सो बस यही याद रखना है कि इसमें कुछ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? सो सिंपल सी बात है, आर्टिकल नंबर 51A। ये काफ़ी इजी है, इसको याद करना, ये याद हो जाना चाहिए। ये एक संशोधन करके जोड़ा गया था, ठीक है, 51A। सो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें भूलती भी तो जाएंगी। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? देखिए आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक जो आपका था ये भाग 1 में आता है। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमने देखा था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 देखा था, 2 और 3 देखा था, जिसमें हमने 3 को देखा था कि इसमें नए राज्यों का गठन था, वो भी भारत के अंदर ही, मतलब भारत के अंदर अगर कोई राज्य बनाना चाहते हैं या उसकी क्षेत्र के सीमा में हम लोग कुछ कमी करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं, तो ये सब हमने देखा था आर्टिकल नंबर 3 में। ये भारत के अंदर की बात थी। वहीं भारत के बाहर से अगर कोई राज्य ला करके हम लोग भारत में मिलाते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, तो वो आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 2 में, ये हमने देखा था। फिर जो भाग 2 है आपका, ये नागरिकता से रिलेटेड था, नाग पंचमी करके हमने याद रखा था कि 5 से ये शुरू होता है और 11 तक जाता है, जिसमें कि आपका जो 11वां था वो संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कानून बनाना था, ठीक है। उसके बाद भाग 3 आ जाता है, मौलिक अधिकारों के बारे में हमने देखा था। ये आपका टोटल 12 से 35 तक आता है, जिसमें हमने देखा था 12 से 35 में भी हमने देखा था 14 से जो 18 था ये आपका
समता या समानता का अधिकार था। फिर हमने देखा था 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का था। फिर हमने देखा था 23 से 24 जो आपका शोषण के विरुद्ध था, ठीक है, शोषण के विरुद्ध। फिर 25 से 28 हमने देखा जो कि धार्मिक स्वतंत्रता था। उसके बाद हमने ये इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, 29-30 वाला जो कि आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा हुए, ठीक है, ये 29 से 30 था। और एक हमने 32 देखा था जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32। तो ये हमने देखा था, ये हमारा मौलिक अधिकार तक हुआ था, ठीक है। तो टोटल 6 थे मौलिक अधिकार। अब हमारा ये जो चौथा है राज्य के नीति निर्देशक था, तो ये हमने देखा कि 36 से 51, इसमें भी हमने केवल 40 देखा पंचायती राज, और यहाँ पे हमने देखा 51वां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको रिवीजन हो गया होगा, एक हमने फटाफट रिवीजन देखा। अब यहाँ पे हमने 4 क भी हमने देख लिया, 51 को जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों को इसमें लाया गया, ठीक है, 51A। अब हम स्टार्ट करते हैं 5, ठीक है, भाग जो 5वां हमारा है संघ सरकार या संघ कह लीजिए, केंद्र सरकार कह लीजिए। अब केंद्र का मतलब क्या हो गया कि इसमें राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है। सो इन सबसे रिलेटेड आपको जो देखना है ये आपका आ जाएगा 52 से लेकर के 151, ठीक है। तो यहाँ तक आपका भाग 5 चलेगा और ये आपका हो गया संघ सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है। सो भाग 5 जो संघ है ये आपका आर्टिकल 52 से 151। इसमें हम लोग इसको कहानी की तरह याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, आप इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, लेकिन कैसे याद रखना है वो आप इसी वीडियो में केवल याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे इसको कहानी की तरह याद करते हैं, तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 52 है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है, आप इससे याद रखिए, इसमें एक भारत के राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। अब अगर कोई पद होगा तो उसकी कोई कार्य होना चाहिए, उसका कोई शक्ति होना चाहिए। तो संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, तो उनकी शक्तियों के बारे में यहाँ पे पहले बताया गया, ठीक है। सो एक तो पहला हो गया 52 से शुरू करना है, 52 से 52 में कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, भाई पद होगा तो उनकी क्या शक्ति होगी, 53 में हो गया। अब शक्ति ये सब जान ली हमने कि क्या पद होगा क्या शक्ति होगी। तो ऐसा करते हैं कि अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस में आ जाएगा, 54वें में आ जाएगा, ठीक है, मतलब निर्वाचन। सो निर्वाचन किस में आ जाएगा, 54वें में आ जाएगा। लेकिन निर्वाचन करने से पहले एक प्रश्न चिन्ह उठाना है, ठीक है, क्वेश्चन उठाना है कि यार हम निर्वाचन तो करने जा रहे हैं लेकिन उसका तरीका क्या होगा। सो जो तरीका होगा इसमें, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो पद्धति होंगी उसका जो नियम होगा वो क्या होगा, कौन इनको चुनाव करेगा, डायरेक्ट जनता करेगी या फिर जो प्रतिनिधित्व चुने गए हैं वो करेंगे। सो ये आपका आ जाएगा आर्टिकल नंबर 15 में, ठीक है। सो यहाँ पे आप सिंपली तरीका जान लीजिए कि राष्ट्रपति को चुनने का जो तरीका है वो 55 में आ जाएगा। तो कैसे याद करना है कि 52 से एक तो शुरू हो रहा है भाग 5 संघ वाला। सो 52 में राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में उसकी शक्ति देखेंगे क्या क्या है कार्य। अब क्या करते हैं, उनका चुनाव करने का तैयारी करते हैं, तो निर्वाचन आ जाएगा 54 में। फिर 55 में चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं यार, लेकिन करेंगे कैसे, तो जो तरीका उसका है वो आ जाएगा आपका 55 में, ठीक है। सो बस इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। तो देखिए जैसे ही आपसे पूछे राष्ट्रपति और उसके चुनाव के बारे में, तो आपको स्टार्ट कर देना है 52 से, ठीक है। 52 में क्या था, पद था। फिर 53 में क्या था, शक्ति था, ठीक है, शक्ति कि उनकी क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या क्या शक्तियाँ निहित होंगी उनमें। अब जब इतना जान लिए तो अब देख लेते हैं कैसे चुनाव होगा, ठीक है। चुनाव मतलब उनका चुनाव कर लेते हैं, लेकिन चुनाव करने से पहले भी मतलब यहाँ पे निर्वाचन कर लीजिए, ठीक है, निर्वाचन। सो निर्वाचन करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन उठाएंगे कि यार करें कैसे। सो तरीका जो है ये किस में आ जाएगा, आपका 55 में आ जाएगा। तो आई होप कि ये तो आपको याद हो ही गया होगा, 52, 53, 54, 55 ये राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है। सो बस इतना आप याद करिए राष्ट्रपति से। अब हम लोग इतना तो कर लिए हैं, बस यहाँ पे एक और क्वेश्चन वही कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। सो तरीका अभी हमने देखा 55वां, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जब ये सब चुनाव वगैरह कर लिए तो अब आ जाता है राष्ट्रपति को हटाएं कैसे। बेचारे का भी चुनाव हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब हटाने की बात आ गई। सो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश में किया गया है। सो ये आपको याद रखना है 61 में, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 61। सो 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया और 61, ये आपको याद रखना है। 61वां में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में है, राइट। अब अगला अगर हम लोग बात कर लें तो अगला जो हमारा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आप इसमें ध्यान रखिए कि ये राष्ट्रपति के शपथ से है, ठीक है। सो राष्ट्रपति के शपथ से क्या है 60, और शपथ क्या लिए कि 61वें में क्या हो गए, महाभियोग इन पे लगा दिया गया, ठीक है, 61वें में, राइट। सो ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो देख लिए। अब क्षमा करने का अधिकार देख लेते हैं कि अगर किसी को कोई सज़ा हो जाती है सो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि ये क्या कर सकता है, उसकी सारी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। इवन फांसी की भी सज़ा हो जाती है तो उसको भी माफ़ कर दिया जाता है। सो ये आपका किस आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल नंबर 72 में आता है, ठीक है। 72 को कैसे लोग याद कराते हैं, सो 72 का मतलब यहाँ पे कोई देखिए आदमी बैठ करके ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। 2 को जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक आदमी है ऐसे ये बैठा हुआ है, बैठ करके झुका हुआ है, और उल्टा 7 इसको क्या कह रहा है कि जाओ वत्स मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ठीक है, उल्टा 7। तो 7 को ऐसे कर लीजिए और ये 2, सो 2 यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है, 7 इसको क्षमा कर रहा है ये राष्ट्रपति, ठीक है। सो ये आपका 72 में आ जाता है। तो आर्टिकल नंबर जो 72 है ये आपका क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति को इसमें शक्ति प्राप्त है कि वो किसी को कोई सज़ा मिली है तो उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत, राइट।
आगे देख लेते हैं कि अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अगला जो हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 डैश के मामलों से संबंधित है। सो देखिए जो 74वां और 75वां आर्टिकल है इसको आप एक साथ याद कर लीजिए कि 74वें में क्या होता है, यहाँ पे ये किसके मामलों से संबंधित है, तो मंत्रिमंडल के, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। जो 74 और 75 है ये मंत्रिमंडल के मामलों से संबंधित है। तो 74 को कैसे आपको याद करना है, ये 74 में मंत्रिपरिषद का विस्तार है, ठीक है। इसमें क्या है, मंत्री परिषद का विस्तार है, ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद का क्या है, विस्तार है। और फिर 75वें में ठीक क्या हो जाता है कि इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, सो वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री। सो ये जो आपका है आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया। 74 में क्या बताया गया, मंत्रिपरिषद का विस्तार। 75 में क्या बताया गया कि इनका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। और जस्ट ऐसे ही आप बस याद रखिएगा कि 76 में क्या, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76। अब इसको याद रख पाओ तो ठीक है। बाकी 74 में मंत्रिपरिषद का विस्तार, 75 में प्रधानमंत्री इनका हेड होगा, राइट। तो आई होप कि 74-75 आपको याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे जो छूट रहा है कि यहाँ पे 79, 80, 81, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लोग कैसे याद करते हैं, सरला, ठीक है, सरला, सरला करके याद करते हैं कि 79 में क्या आता है आपका, संसद, ठीक है, संसद हो गया 79वें आर्टिकल में। और 80 में हमारा क्या हो गया, र फॉर राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं, और निम्न सदन दैट मीन्स लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। तो देखिए अब यहाँ पे 79 आर्टिकल जो 79 है इसमें क्या है आपका, संसद के बारे में। और आर्टिकल जो 80 है इसमें राज्यसभा। और आर्टिकल 81 जो है आपका, ये आपका लोकसभा। तो ये कैसे याद करना है, सिंपली आपको 79, 80, 81 ये नंबर याद होना चाहिए। फिर सरला मतलब स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। और ऐसे भी अगर आप कंफ्यूज होते हो कि कौन ऊपर और कौन नीचे लोकसभा राज्यसभा में, तो जो उच्च सदन है, ठीक है, वो ऊपर होगा, जो निम्न सदन है वो नीचे होगा। सो 80 पे राज्यसभा और 81 पे लोकसभा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको याद हो गया होगा, सरला करके 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में आपका लोकसभा, ठीक है। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है आर्टिकल 100, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, संसद, ठीक है, संसद। संसद में मतदान, रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये किसको मिलती है, ये मिलती है सदन का जो अध्यक्ष होता है। मतलब यहाँ पे 100 से आप रिलेट करिएगा, 100 का मतलब होता है 50-50, ठीक है, 50-50। अगर कोई भी नियम बनाया जा रहा था, ठीक है, अब बीच में क्या होता है कि इसमें वोटिंग होने लगती है, ऐसे काम नहीं बनता तो वोटिंग होने लगती है, और वोटिंग होते होते अगर ये बराबर हो जाती है 50-50, सो ऐसे केस में क्या होगा कि जो सदन का अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको शक्ति होती है कि वो जो भी निर्णय देगा वही सर्वमान्य होगा। सो ये आपका हो गया 100 को ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए कि वोटिंग होगी 50-50 हो जाता है, तो 50-50 हो जाएगा तो क्या होगा कि जो सदन का अध्यक्ष होगा जो निर्णय देगा वही सर्वमान्य होगा। अब अगला जो आपका है कि आर्टिकल नंबर 108, इसमें क्या होता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अब इसको कैसे याद करें, तो 108 जो आपका आर्टिकल है, देखिए श्री 108 करके आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है, श्री 108, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाबा लोग होते हैं कुछ, ठीक है, बाबा लोग। सो ये एक जगह पे बिठा करके लोगों को क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं। सो यही क्या होगा, श्री 108 बाबा यहाँ राष्ट्रपति, ये उनका काम करेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा, इनका एक संयुक्त अधिवेशन करेगा, संयुक्त बैठक करेगा। ये किस आर्टिकल में करेगा, 108, ठीक है। सो 108 श्री 108 बाबा लोग एक जगह पे बिठा के प्रवचन देना, मतलब लोकसभा और जो राज्यसभा है दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक करना, ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 108 में। सो आई होप कि 100वां और 108वां भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो 105वां रह गया है कि इसमें क्या है कि जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की, एक तो सदनों की और उनके सदस्यों की जो शक्तियां हैं, जो विशेषाधिकार है, उसके बारे में 105 में बताया गया है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछता है 105वां वाला कि संसद के सदनों तथा उसके सदस्यों की जो शक्तियां और विशेषाधिकार है उसको इसमें बताया गया 105 में। 108 हमने देख लिया। अब जो हमको याद करना है 110, 112 और 116 और 117, ये एक साथ हम याद करने वाले हैं। 110 देखिए क्या है, ये धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। और 112 आपका क्या है, ये बजट है, ठीक है, बजट। सो इन दोनों को कैसे याद कर लें, डी फॉर क्या होता है, देखिए डी फॉर DHA, धन, धन में क्या है आपका DHAN। सो धन का मतलब डी फॉर यहाँ पे 10, ठीक है, डी से आपका क्या है 10। सो 10 और धन ऐसे याद कर लीजिए। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। और 112 में क्या आ रहा है, 12 में क्या आ रहा है आपका, ब फॉर बजट और ब फॉर 12, ठीक है। सो 112 में क्या है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट। सो बजट की जब भी बात आए या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात आए, सो 112 और 110 का मतलब धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। और 110 अगर धन विधेयक है तो 117 है, ये आपका क्या है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। सो ये आप याद रखेंगे, 117 है, 117 ये आपका क्या है, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक, ठीक है। सो 110 धन विधेयक, द फॉर 10, द फॉर धन, धन विधेयक, और 117 आपका क्या है,
वित्त विधेयक, और 112 आपका ब से 12 ब से बजट, ठीक है, ये हो गया। और 116 क्या है कि इस बजट में जो कुछ रह जाता है, जो कुछ नहीं हो पाता है, उसको लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ठीक है, उसको इसके थ्रू किया जाता है, आर्टिकल नंबर 116 के थ्रू, कि मतलब जो बजट में नहीं बताया गया होता है, जो बजट में नहीं आ पाता है, उसको बाद में लेखानुदान करके इसको किया जाता है। तो 116वां भी कभी कभी पूछा है, तो इस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 110 धन विधेयक, 112 बजट और 117 वित्त विधेयक, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे कि संसद के किसी भी सदन और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के रूप में मुख्य रूप से भारत के संविधान के डैश में निर्धारित किया गया। तो अभी हमने देखा कि जो संसद है उसकी शक्तियाँ, या फिर जो सदन है उसकी शक्तियाँ और विशेषाधिकार किस में था, 105 में था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो श्री 108 हमने देखा था, जिसमें एक ही जगह पे बुला करके लोकसभा और राज्यसभा को लोकसभा और राज्यसभा का बैठक एक ही जगह पे कराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सो ये आपका है 108, श्री 108, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। सो धन विधेयक से संबंधित कौन सा है आपका, 110वां, ठीक है, डी फॉर 10, डी फॉर धन, ठीक है। सो 110वां जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है, और 112वां जो है आपका वो बजट से संबंधित है, ठीक है, बजट से संबंधित है। सो आई होप कि इतना आपको याद हो गया होगा। ये रहा क्या कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब ही हो गया, वित्तीय विवरण का मतलब हो गया कि बजट के बारे में विवरण देना। सो ये आपका हो गया 112, ठीक है। आप इसको बजट ना याद करके बल्कि याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में ये स्ट्राइक करे कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपका 112 में, ठीक है, बजट, ठीक है, बजट। अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 123वें नंबर का, ये किसके पास शक्ति है अध्यादेश की घोषणा करने की। सो ये भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, कि भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश घोषणा करने की शक्ति होती है। कौन से आर्टिकल के तहत, 123 के तहत, ठीक है। जब देखिए क्या होता है कि जब संसद नहीं चल रहे होते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई नियम अगर लाना हो और वो बहुत ज़रूरी हो लाना, सो ऐसे कंडीशन में अध्यादेश ला करके राष्ट्रपति उसको पारित कर सकता है, ठीक है, और वो उतना ही मजबूत होगा जितना कि जो संसद के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे कंडीशंस में आपको कैसे याद रखना है इसको कि 1, 2, 3 होगा। सो देखिए जब यहाँ पे लोकसभा काम नहीं कर रहा है, एक हो गया आपका, ठीक है, लोकसभा, और दूसरा आपका सदन हो गया राज्यसभा, ठीक है, दूसरा आपका हो गया राज्यसभा। जब राज्यसभा काम नहीं कर रहा है, राज्यसभा, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तब क्या करना पड़ता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश लाता है, ठीक है। सो अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिल जाती है। तो 1, 2, 3 लोकसभा नहीं कर रहा है, राज्यसभा नहीं कर रहा है दूसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 1, 2, 3, और 1, 2, 3 किससे संबंधित हो गया, अध्यादेश की घोषणा, ठीक है, मतलब ये किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। सो आई होप कि 123 पे काफ़ी चर्चा हो गया, ये आपको याद हो गया होगा कि 123 जो है 1, 2, 3 ये आपका अध्यादेश के बारे में है, और इसकी जो शक्ति होती है वो किसको प्राप्त होती है, तो भारत के राष्ट्रपति को।